Boys and girls, ladies and gentlemen, now we have a question. Close company. This question is brought to you by ACCA itself. ये क्वेश्चन एसीसी की स्टडी हब में मौजूद है, प्रैक्टिस सेशन में है और आपसे एसीसी एग्जामिनर ने जो एसीसी का है उसने जो क्वेश्चन बनाया उसने आपसे पूछा 8 मार्क्स के लिए वैक निकालो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। ठीक है, ओके। अब सुनो जरा, सवाल ध्यान से पढ़ो। हमें ऑर्डिनरी शेयर नजर आ गए, 80 मिलियन के शेयर अमाउंट में है, 1 इज द पार वैल्यू, तो 80 मिलियन शेयर दिख गए। अरे बाबू, इसके बाद तो दो दो नॉन करंट लायबिलिटी है, तो वैक में एक ब्रैकेट और बढ़ा देंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 7% है, लोन नोट रिडीमेबल नॉमिनल वैल्यू ये उसने रेट दिया हुआ है मार्केटेबल का या इस लोन नोट का, ठीक है फाइन। और टैक्स का रेट ये दिया हुआ है, शेयर की प्राइस ये दी हुई है। बेटा बात सुनो, सीएपीएम या ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेक इट सिंपल एंड इजी। वजह क्या है समझो जरा, समझो समझो। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो डिविडेंड मॉडल लगाओ, सीएपीएम लगाओ, है कौन सा लगाओ? ओ बेटा, हाँ जी मेरे दोस्त मेरे भाई, सवाल ध्यान से पढ़ना, मॉडल ही नहीं लगाना है, गिवन है बेटा। हाय हाय, ये तो गिवन था। तो फिर वीई निकालने हैं। वीई मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल लो, वैल्यू ऑफ इक्विटी बोल लो। 80 मिलियन शेयर्स है ना बेटा, 80 मिलियन शेयर्स है ना बेटा, 80 मिलियन शेयर्स। और आप देखो इसकी मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक शेयर की मार्केट प्राइस $8.5 है। तो प्यारे बच्चों, क्या आई, क्या आई अमाउंट? सर 680 मिलियन और डॉलर में, ओए ओए, 68, ये क्या हो गया, $680 मिलियन। ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। वाह भाई, वैक का फार्मूला तो हमें याद है ना, ये चल रहा है फार्मूला, ये आ रहा है फार्मूला, क्या बात है। के ई लिख दिया, टेरिंग टेरिंग। और वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ वी ऊपर होता है ना, न्यूमिनेटर में वी होता है ना, ये वी है। अब ये तो इक्विटी का ब्रैकेट है। अब लोन दो दो है, दो दो, दो दो लोन है सर, दो दो, तो दो ब्रैकेट बना लेना, क्या मुश्किल है बेटा। एक बैंक लोन के लिए बना ले, एक लोन नोट के लिए बना ले, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा, दो दो काम करने पड़ेंगे तो कर लेना भाई, क्या मुश्किल है। चलो, अब केडी निकालते हैं बैंक लोन का, ठीक है। आ जाओ, बैंक लोन आप कहाँ हो? बैंक लोन यहाँ है। कितने परसेंट है? 6% है। इसके बारे में कुछ फजूलियात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मुश्किल नहीं। और बैंक लोन अगर आपको याद हो ना, तो बैंक लोन का केडी कैसे निकालते थे, याद करो बड़ा तमीज से, इसको मैंने बताया था कि बैंक लोन का केडी निकालना इज लाइक अ जोक। आपने बस इसको आफ्टर टैक्स करना होता है। 6% दिया हुआ है, 6% है ना, इसको आफ्टर टैक्स कर दे बेटा। आफ्टर टैक्स ऐसे होता है, 0.061 माइनस टी, वेट इज 3%, तो 70% बाकी रह जाएगा। 30% टैक्स है ना, तो 6% का 30% हटा दो, यानी 6 में से 1.8 हटा दो, तो कितना आएगा भाई? सर 4.9 आएगा। चलो भाई, 4.9 आ गया, 0.049। और बैंक लोन तो मार्केट वैल्यू पे ही होता है ना, बैंक लोन की कोई मार्केटेबल वो कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, वो कोई लोन नोट थोड़ी है, वो कोई स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाली आइटम थोड़ी है। जो है वो है पोदी। ओके, अब सुनो नीचे दुनिया वालों, देखो देखो देखो, ध्यान नाल देखो। अब आएगा लोन नोट। अभी सर इसकी भी निकाल लेंगे कि वी ई वी डी और के डी, सही है। चलो बेटा, लोन नोट इतना आसान होता तो मजा ही नहीं आ जाता। लोन नोट में थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए होगी, लोन नोट में ज्यादा जगह चाहिए होगी, तो हम लोन नोट की वर्किंग अगर नीचे कर ले तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना, यहाँ पे बैक आ जाएगा, ठीक है। लोन नोट को एक अलग कलर से नीचे कर लेते हैं, ठीक है।
तो हम लोन नोट का पहले वैल्यू ऑफ डेट निकाल लेते हैं। लोन नोट, अब लोन नोट का वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकले, इसके लिए सवाल में एक लफ्ज है जो ध्यान से पढ़ो। अरे पापा, ये तो रिडीमेबल है, ओए होए होए होए, रिडीमेबल है, रिडीमेबल, तो रिडीमेबल, यार रिडीमेबल, रिडीमेबल का आपको मैंने कैसे सिखाया था, याद करो ना। सर रिडीमेबल का आपने सिखाया था कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ओ अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, वाओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालेंगे, अच्छा कैसे निकलती है। सर प्रिंसिपल और इंटर से खेल लो ना, क्या खेल, कैसे खेल, आ जाओ खेलते हैं। देखो, कंपनी का बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 7%, और इस लोन नोट का जो ऑफिशियल नॉमिनल है वो 8% है, ठीक है, तो है ना, सही है। हम डिस्काउंट करेंगे, हमेशा किस पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट पे डिस्काउंटिंग करते हैं जो कि 7% है। तो 7% पे डिस्काउंटिंग करनी है, टेबल से रेट आप देखेंगे। कितने साल के लिए है ये, सर 6 साल के लिए है। कितने साल के लिए बेटा, 6 साल के लिए। हमें पता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इनकी डिस्काउंटिंग होगी। तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है ये रहा, पार वैल्यू लिखी भी ना हो जब भी सही होती है। छठे साल में प्रिंसिपल होगा और 1 से 6 साल तक इंटरेस्ट होगा, एम आई राइट। ये कैश फ्लो, ये मैंने कैश फ्लो, ये बातें भी हो रही है, काम भी हो रहा है। इंटरेस्ट 8 है, रियल इंटरेस्ट लेते हैं ना, इसका नॉमिनल इंटरेस्ट 8 है। तो 100 रुपए का एक है, 100 की पार वैल्यू है, और 8 इंटरेस्ट है, तो 100 × 8, $8 आ गया, ये डॉलर डॉलर हो गया, डॉलर डॉलर। बेटा आप डिस्काउंट फैक्टर, आपको पता है कि डिस्काउंट फैक्टर 1 से 6 है, तो मैं एनवीटी फैक्टर लूंगा। 1 to 6 पे 7% के ऊपर एनवीटी फैक्टर चेक कर लो, और 6 ईयर पे सिंगल वैल्यू है तो डिस्काउंट फैक्टर ले लो, और इसकी आंसर करके ये जो आएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये आ गई 10474, सॉरी 104.74, ये आपकी बन गई लोन नोट की मार्केट वैल्यू। यहाँ तक कोई दुख है किसी को, सर वही बात है कि याद करने वाली कहानी है, किस वाली कहानी है, याद रखने वाली कहानी है। अब एक मिनट को, ये 104.74 आ गया ना, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब हमें इससे मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। याद करो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सर इसकी हमें रियल वर्ड देखनी पड़ेगी। ओए होए होए, ये 120 100 पे इशू हुआ है, 120 किस पे इशू हुआ है, 100 पे। लेकिन आज इसकी वर्थ कितनी हो गई, 104 हो गई है। तो जो 120 का लोन नोट है एसएफसी में, ये जब इशू हुआ था तो इसकी वर्थ, एक की वर्थ 100 थी, लेकिन आज की तारीख में इसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट की वजह से 104 के बराबर है। तो ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना भाई, इसको जो खुद है यानी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे डिवाइड करके, आज के हिसाब से जो वर्थ आ रही है उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, इसकी मार्केट वैल्यू, जिसको हम वीडी, वीडी बोलते हैं। 125.70 मिलियन आ गई, ये 125.7 जो है 125.70, ये आ गई यहाँ पे फार्मूला में। अब प्यारे बच्चों बात करो, प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात सुन लो, आसान है। अब तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ नहीं बचा है, लेकिन अभी हम पूरा करेंगे इसको। हमारे पास एक वीई है और दो वीडी है, डिनोमिनेटर में क्या सीन होता है, सर डिनोमिनेटर में ये होता है ना, तो बेटा लिख लो, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे कर सकते हो, वर्किंग के डिनोमिनेटर कैसे निकलता है, टोटल वीई एंड वीडी, या टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड टोटल वैल्यू ऑफ डेट करके 680 प्लस 40 प्लस 125.7, ये अलग से एक जगह पे कहीं करके इस वर्किंग को यहाँ लिख के आप जो है वो अपनी जिंदगी आसान कर सकते हो। वरना आपको हर जगह पे लिखने का शौक हो तो आप हर जगह पे अलग अलग इस तरह भी लिख सकते हो। मर्जी इज योर, मर्जी थोड़ी है जी। ये आ गया, मैं एक जगह टोटल करके सेल रेफरेंसिंग करके पेपर में इसको ले लूंगा। हाल
अब इसका सर ये भी हो गया है, ये भी हो, इधर सर बाकी है, इधर क्या है, इधर के लिए अभी चलते हैं ऊपर। इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। के डी लोन नोट का, लोन नोट कौन से वाले हैं, रिडीमेबल वाले हैं ना। तो क्या करते हैं, जो कंपनी की ओवरऑल है, ओवरऑल ये शॉर्टकट है बेटा, कंपनी का जो ओवरऑल दिया हुआ है रेट, क्या दिया हुआ है देखो जरा, 8% दोनों है ना। 8% तो इसका क्या है, नॉमिनल है, लेकिन कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। आप कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट को उठाओ और इसको कर लो आफ्टर टैक्स, साथ साथ, सिंपल इजी। 7 3 21 होता है, तो 7 माइनस 2.1, तो 7 में 2 गए तो 6 और 5 आ गया, और 0.1 गया तो 4.9 आना चाहिए। 4.9% आ गया, 0.049 हो गया। और अब लगाओ अपना कैलकुलेटर, चलाओ कैलकुलेटर, टंग 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 टंग, साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक साइंटिफिक मेरा भाई, आंसर आया 9। राउंड ऑफ आगे पीछे या कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो देख लेना, मुझे बता देना। ये आपका ए पार्ट हो गया जो कि 8 मार्क्स का था। बी पार्ट भी मैं इसका कराऊंगा, जस्ट कैलकुलेशन नहीं, थ्योरी भी तो पेपर में आएगी ना। सर्कमस्टांसेस, एक नजर इस बी रिक्वायरमेंट, मैं तो समझा दूंगा, एक है नहीं मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसकी इंग्लिश को पढ़ो प्लीज गाइस, 7 मार्क्स है यार। जरा इंग्लिश को एक नजर ध्यान से इंग्लिश को पढ़ो और देखो क्या पूछा है, फिर मैं बताऊंगा। तो देखना जो मैं बता रहा हूँ वही आपने सोचा था, और आपने ये चैप्टर वगैरह पढ़ लिया है, सब कुछ आपने थ्योरी वगैरह कर ली है, तो आपके जहन में आंसर भी आ रहा होगा। कुछ कुछ आ रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। चलो बेटा, पूछने वाले ने क्या पूछा है, circumstances under which circumstances under which WACC can be used as a factor, as a discount factor, as a discount rate for appraisal, ऐसा ही है ना। अब आप लोग आंसर सोचिए, क्या आंसर आपके दिमाग में आ रहा है। वैक को, वैक अंकल को, वैक एज अ डिस्काउंट फैक्टर, इसके लिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक के लिए। अब वैक को हम क्यों यूज कर सकते हैं भाई, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम वैक को डिस्काउंट फैक्टर इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वैक के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है जो कि हर इन्वेस्टर की जरूरत के हिसाब से होता है। इसमें सब शामिल होता है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, इसमें आपके शेयर होल्डर, आपके क्या शेयर होल्डर हो, आपके लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी वाले हो, वो सब के सब का रिस्क इनकॉर्पोरेट होता है। इसलिए ये एक अच्छा तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब इतना लिखोगे तो 7 में से 1 मार्क्स शायद दे दे, क्योंकि एग्जामिनर भी नाराज भी तो हो जाएगा ना कि यार इतना मैंने 7 मार्क्स लिखे हैं और ये बंदा जो है वो मुझे एक लाइन एक पैराग्राफ लिख के जा रहा है, ये क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ है। तो मजाक एग्जामिनर के साथ नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम फीस हमने भरी है और जबरदस्त किस्म की कन्वर्जन रेट के बाद भरी है। तो इसका आंसर ये बहुत ज्यादा है, इसमें आप शॉर्ट जितना करना हो कर लेना, एग्जाम्पल को काट देना तो आपका चल जाएगा। सही है, लेकिन समझाने के लिए मैंने पूरा इसको लिखा है एग्जाम्पल के साथ, समझो। वैक अप्रोप्रिएट क्यों है, क्यों है देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखी है, ऊपर वाला पैराग्राफ समझाता हूँ आपको। एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका वैक 8% है। अब वो सोच रही है कि एक नई बिल्डिंग बनाती हूँ जिसमें मैं जो है वो सीरियल बनाऊंगी। अब ये कंपनी का कोर प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग रिस्क है ना, यानी उसके शेयर होल्डर्स का, उसकी लायबिलिटीज वगैरह वगैरह, वही, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो वही रिस्क भी कंटिन्यू होंगे, वही एक्सपेक्टेशन भी कंटिन्यू होंगी। इसलिए
जो कंपनी का वैक है उसी पे कंपनी को डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालनी चाहिए, और एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट फिजिबल होगा, क्योंकि जो कंपनी का सेम बिजनेस थी कंपनी कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर क्लोज लिमिटेड जो सवाल में है सिमिलर बिजनेस को कैरी ऑन कर रही है या उसको एक्सटेंड कर रही है तो रिस्क प्रोफाइल सेम रहेगी, इसलिए क्लोज लिमिटेड जो है वो वैक यूज करे तो बेहतर बेहतर जबरदस्त हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि कंपनी जब कोई नया फीचर करती है, नया काम करती है, नया प्रोजेक्ट इशू करती है, शुरू करती है, तो उसको फाइनेंस चाहिए होता है। अब वो इक्विटी से फाइनेंस जनरेट करती है, डेट से। लेकिन बात मेरी बड़ी गहरी है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनियां नहीं बदलती है। ये क्या होता है ये क्या होता है, ये क्या सवाल कर दिया बेटा। ये होता है कि आपकी कंपनी में इक्विटी टू डेट रेशियो क्या है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी 60% इक्विटी और 40% डेट पे चल रही है, तो अगर कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करती है और कंपनी के पास पैसे नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट लेती है या तो इक्विटी से या डेट से, कभी भी वो अपने स्ट्रक्चर से डेविएट नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि चलो चलो प्रोजेक्ट करना है, ये फिर चल रहा है 60-40, चलो चलो डेट को बढ़ा लो, डेट 50 हो गया और इक्विटी भी 50, बराबर बराबर हो गए। तबाही। ऐसे थोड़ी करेगी। जब कंपनी आमतौर पे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, तो ऐसी कंपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं, ऑब्वियसली वो जब इक्विटी रेज करेंगी, जब वो पैसा रेज करेंगी, तो वो कैसे रेज करेंगी भाई, वो ऐसे ही रेज करेंगी थे जिस तरह से उसका चल रहा था, तो प्रोफाइलिंग सेम होगी। इसलिए वैग जो है वो क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है। लेकिन वैक को इसने पूछा था क्यों यूज कर सकते हैं, हमने बता दिया। लेकिन हम एक अच्छी बात बता दें एग्जामिनर को कि ओ भाई बात सुन, वैक यूज हो सकता है सिमिलर प्रोफाइल ऑफ रिस्क वाली कंपनी के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर सेम वाली कंपनी के लिए, लेकिन वैक की अपनी भी लिमिटेशंस हैं। वैक की अपनी भी लिमिटेशंस हैं। तो अगर वैक को यूज करोगे तो वैक की जो लिमिटेशंस है, जो आप लोगों को याद है, जो आपने हैंडआउट में लिखी है, वो भी अपने साथ आएंगी। यानी वैक आएगा तो अपनी लिमिटेशन भी अपने साथ लाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।